नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकेंडरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 10 यानी एक्सटेंशन एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आई हूँ एडल्ट एजुकेशन क्या होता है। इसमें आपका टॉपिक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। तो ये लगभग तीनों चीज़ें आपकी सेम है, बस इसको एक अलग तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो आइए देखते हैं इन तीनों को। और इसके पहले मैं आपको ख़त्म कर चुकी हूँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और भी टॉपिक इसमें खत्म हो चुके हैं। आप जो है, यदि आप यहाँ पहली बार देख रहे हो तो आप यूनिट 10 में और भी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट में प्रसार शिक्षा, जो प्लेलिस्ट में नाम है प्रसार शिक्षा का, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ लिंक, तो वहाँ से भी आप जाकर के कुछ पॉइंट देख सकते हैं। अब आते हैं, हमारा है नॉन फॉर्मल एडल्ट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए, नॉन फॉर्मल को हम गैर औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। और ये औपचारिक शिक्षा, ये गैर औपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जो क्या होती है, जो हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था होती है उसके बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है। क्या होती है? ऐसी शिक्षा होती है जो हम फॉर्मल एजुकेशन के बाहर देते हैं, और जो एक तरीके से वो जो कह सकते हैं कि जो उनका सिलेबस अलग होता है, फिक्स टाइम होता है, फिक्स मतलब हर चीज उसमें एक एज ग्रुप होता है, उन्हीं लोगों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो हमारी गैर औपचारिक शिक्षा होती है, ये हर वर्ग के लोगों के लिए होता है, और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन लोगों के आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और ये बच्चों हो, चाहे युवा हो या प्रौढ़ों के लिए स्कूली शिक्षा से बाहर दी जाने वाली शिक्षा ही गैर औपचारिक शिक्षा होती है। और ये जो ऐसी शिक्षा होती है जिसमें आयु, समय, स्थान को कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यानी लीजिए आप, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हमारा होता है, ये ऐसा एजुकेशन होता है जो औपचारिक शिक्षा से बाहर दी जाता है। और ये जो है ऐसे लोग होते हैं जिनको उनकी आवश्यकता हो, उनको जो किसी काम में कर रहे हो, उनको क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके जिस काम को कर रहे हैं उससे संबंधित उनको और प्रशिक्षण दे करके उनको सेल्फ डिपेंड बनाने का काम किया जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। और देखिए, इसमें कोई आयु, समय, स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब इनको जो शिक्षा दी जाती है वो ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब का जो है आवश्यकता के अनुसार, जो है आवश्यकता के अनुसार, वहाँ की जैसा रिसोर्स होगा वहाँ के अनुसार जो है उनको जो है उनके माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है। और डे बाई डे जो है विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे ऑडियो यानी रेडियो के द्वारा, वीडियो यानी टेलीविजन के द्वारा, इसके साथ साथ समाचार पत्र, मैगजीन, इन सब के भी द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यानी कह सकते हैं उनके जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है उसके कई माध्यम होते हैं जिसके द्वारा वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और ये ऐसे लोगों की शिक्षा देता है जो किसी काम में लगे हों, वो औपचारिक शिक्षा को छोड़ दिए हों और उस कार्य को में कर रहे हों, उन्हीं से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हीं संबंधित उनको ज्ञान दिया जाता है, और वो हमारा होता है गैर औपचारिक शिक्षा। अब आते हैं इस पे प्रौढ़ जो एजुकेशन है। इसके पहले आपको यहाँ पर बता देते थोड़ी हिस्ट्री आपकी इसमें, क्योंकि उसमें दिया है थोड़ा सा हिस्टोरिकल। क्या है कि पहले क्या होता था कि लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे, तो वहाँ पर क्या है, शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, तो कहते थे बस हमारी पढ़ाई हो गई, जितना मेरे माँ बाप ने पढ़ा दिया बस वही बहुत है, अब नहीं हो सकता है। कौन बुढ़ा, कहते हैं कहावत है, बूढ़ा जो है राम राम नहीं भजता, इस तरह से एक टोन है। तो इसमें यानी कहने का मतलब है कोई बूढ़े हो जाए या थोड़ा एडल्ट हो जाए तो उनकी बस की बात नहीं है पढ़ाई तो केवल जो एक 18 साल तक होता है उसी तक संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कहा गया है कि शिक्षा का एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। हम किसी भी समय, किसी भी उम्र में हम कोई चीज़ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया गया है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लाए गए, और इससे लोगों को काफ़ी मतलब लोग आगे भी आए और उनको जागरूक भी किया गया, और लोगों को उन्होंने जागरूक किया। धीरे धीरे जो अडल्ट एजुकेशन की संख्या वो बढ़ती गई। तो इसमें कुछ पर्सपेक्टिव क्या है कि 1949 में, 1949 में
तब 1949 में महात्मा गांधी ने कहा कि बिना शिक्षा के क्या है, हमारा दिशाहीन होते हैं, हमारी चीजें कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर अनिवार्यता बताया कि सबसे जरूरी है हमारा शिक्षा, और शिक्षा के द्वारा हम कुछ चीज को पा सकते हैं। तो इन्होंने भी एक तरीके से बुनियादी शिक्षा की नींव रखने की बात की। और उसके बाद चार्ल्स वुड आए। चार्ल्स वुड ने 1854 में भारतीयों की निरक्षरता हेतु लोगों को देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाने के लिए बात की गई। यानी 1854 में जब चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो भारत के निरक्षर लोग हैं उनको देसी भाषाओं का मतलब है जो वहाँ पर जो लोकल में वहाँ रह रहे हों उससे संबंधित उस भाषा में उनको शिक्षा दी जाए। और इससे मतलब कि 1854 में ये बातें कहा गई। उसके बाद 1978 में हमने अभी आपको बताएंगे नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम आया, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं विस्तृत रूप में इसका विकास किया गया। और सभी यूनिवर्सिटी, विद्यालय, विश्वविद्यालय और सारे लोग मिल करके, और जो युवा लोग हैं वो सब लोग मिल करके काफ़ी इसमें योगदान दिए। सभी लोग ने पत्र, मैगजीन, समाचार आदि सब के माध्यम से लोगों को जो है पत्राचार के माध्यम से भी लोगों को शिक्षा दी जाने लगी। यानी काफ़ी इसका प्रचार किया गया, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट भी लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लोगों को शिक्षित भी किया गया, उनको ट्रेनिंग भी दिया गया। तो ये हमारा है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 को लाया गया था। और इसमें उसी के साथ साथ इसमें यूजीसी ने एक मतलब इसमें एक प्रोग्राम चला। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ईच वन टीच वन, यानी एक यूनिवर्सिटी का जो युवक है जो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, वो एक जो है एक लोगों को शिक्षित करेगा। यानी एक युवा को शिक्षित करेगा, जिससे एक एडल्ट को शिक्षित करेगा, जिससे अपने काम को कर सके, वो सामान्य जानकारी उनको हो जाए। और तो ये है एच वन टीच वन जो यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका आया 5 मई 1988 को आया। कब आया? 5 मई 1988 को आया, जो उस समय प्रधानमंत्री थे 1988 के अंतर्गत। तो वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इसका मतलब कह सकते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत किया। और इसके अंतर्गत जन शिक्षण निलयम और श्रमिक विद्यार्थी कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। क्या था? जन शिक्षण निलयम और श्रमिक विद्यार्थी विद्यापीठ, क्या है? श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग का और महिलाओं को फोकस किया गया, ट्रेनिंग दिया गया इसके अंतर्गत। तो ये आप याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो 5 मई 1988 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से फोकस जो हमारी महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण देना और इससे उनको जो है जागरूक भी करना। तो ये हुआ हमारा कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब आते हैं हमारा जो नेशनल एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत की गई थी वो 1978 में की गई थी। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको NAEP कहते हैं। क्या कहते हैं? NAEP कहते हैं। और ये जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, ये मुख्य रूप से जो फोकस था ये किसके लिए था? ये 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें लक्ष्य रखा गया था। जो 15 से 35 वर्ग के लोग हैं जो अपने औपचारिक शिक्षा को छोड़ दिए हैं, किसी काम को लगे हुए हैं या बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को लगभग कितने 10 करोड़ लोगों को वर्क ओरिएंटेड स्किल प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया। यानी कहने का मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों को, यानी जो काम कर रहे हैं उसमें और कुशलता लाना और उनमें कह सकते हैं परिपक्वता लाना, जिससे उसको काम को इतना अच्छे से कर सकें, वो सेल्फ डिपेंड हो सके। इस पर ये जोर दिया गया किसमें? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में। और जो प्रोग्राम ये जो लाया गया था NAEP, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये भी याद रखना आप। लिटरेसी, फंक्शनलिटी और अवेयरनेस। लिटरेसी मतलब साक्षरता पर ध्यान दिया गया कि जो अशिक्षित है, जो अंगूठा छाप है, जिनको अपने नाम नहीं लिखने आते हैं, तो उनको जो है शिक्षा दिया जाए और अपना नाम लिख सके, कुछ पढ़ सके, कुछ समझ सके क्या लिखा है। तो ये लिटरेसी पर ध्यान दिया गया। फंक्शनलिटी का मतलब क्या हुआ कि जिस काम में वो लगे हुए हों, हमने कहा जिस काम में वो लगे हों उससे संबंधित उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना, ज्ञान वर्धन करना। तीसरा हमारा अवेयरनेस, यानी उनको जागरूक करना अपने समाज के प्रति, अपने जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है उसके प्रति, परिवार के प्रति, परिवार की जिम्मेदारी के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति उनको जागरूक करने पर जोर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम आया ये 3 मुख्य से कंपोनेंट थे इसके, लिटरेसी, अवेयरनेस और फंक्शनलिटी। अब आते हैं मेरे ये जो प्रोग्राम था इसमें मुख्य फोकस किस पर था? ये मुख्य फोकस था अशिक्षित जो लोग ज़्यादातर हैं उनको शिक्षा देना, और इसके साथ साथ जो SC और ST वर्ग के लोग हैं जो अशिक्षित हैं, इन लोगों को जो है इनको मतलब कि जानकारी देना, इनको इन तीनों चीज़ों पर
फोकस करने की बात की गई, यानी SC ST ग्रुप के जो लोग हैं उनको जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, उनको लोगों को शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए और जागरूक करने की बात कही गई है। किसमें? इस नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में। तो इसमें 3-4 बातें आपको याद रखना है। इसकी एज कितनी रखी? 15 से 35। ये कितने कंपोनेंट हैं? 3। लिटरेसी, फंक्शनलिटी और अवेयरनेस। कब शुरू किया गया? 1978 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म क्या है? NAEP। अब आते हैं हमारा कि जो प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य रखा गया है, क्या मतलब इसका ऑल ओवर क्या यूनेस्को के द्वारा है। यूनेस्को ने इसका उद्देश्य रखा है कि क्या है? यूनेस्को ने यह उसका उद्देश्य रखा है क्या है? नए ज्ञान, योग्यता और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। यानी हमारा जो ज्ञान है, योग्यता और मनोवृत्ति में क्या करके उसमें जो हमारे ज्ञान है उस ज्ञान में और बढ़ोतरी करना, हमारे एटीट्यूड जो नजरिया है पुराना है उसमें परिवर्तन लाने का काम किया जाए। दूसरा हमारा एक कार्य क्षेत्र में व्यक्ति की सचेतन एवं प्रभावी सहभागिता को सुनिश्चित करना। यानी कहने का मतलब कार्य क्षेत्र का मतलब जो वो जिस काम में लगे हुए हों, जो कार्य वो कर रहे हों उससे संबंधित उनको सचेत करना, यानी उनको अलर्ट करना और उनकी जो पूरी सहभागिता हो। पूरी सहभागिता का मतलब कि उनमें वो सहभागी होकर के, पार्टिसिपेट होकर के उस काम को बहुत प्रभावशाली ढंग से करें। तीसरा पॉइंट है इसमें निर्धनता उन्मूलन, यानी निर्धनता पर बल दिया गया है जिससे गरीब ना लोग रहें। सामाजिक आर्थिक जो असमानता है, यानी जो गरीब है, जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, ये जो असमानता की है इसको भी दूर करने की बात कही गई है और इसमें आर्थिक विकास पर ज्यादा बल दिया गया है। ये हमारे मुख्य रूप से फोकस बिंदु थे प्रौढ़ शिक्षा के। क्या क्या थे? नए ज्ञान, योग्यता, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, यानी कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में व्यक्ति की सचेतन प्रभावशाली सहभागिता होनी चाहिए, निर्धनता उन्मूलन हो, सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको दूर किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है बात की गई थी प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य में। अब हमारा आता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? यानी कह सकते हैं ये हमारा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है। क्या हमारा? लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। अब देखिए लाइफ लॉन्ग जो हमारा सतत चलने वाला एजुकेशन होता है, जो कभी बंद नहीं होता, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है हम इस एजुकेशन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग भी करते रहते हैं। वो हमारी होती है कंटिन्यूअस एजुकेशन। इसका भी मुख्य जो फोकस है वो एडल्ट एजुकेशन पर है और ये लाइफ सेंटर्ड प्रोसेस होता है। लाइफ सेंटर का मतलब कि हमारे जीवन से महत्व रखता है, जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है कि हम कैसे, हमारी लाइफ स्टाइल है, कैसे हम जी रहे हैं, क्या हम खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, इनको मुख्य फोकस करके इससे संबंधित उनको जानकारी दी जाती है, इससे संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि क्या होता है, ये लाइफ सेंटर्ड प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइफ सेंटर्ड प्रोसेस होता है। और इसमें ऐसे लोग होते हैं जो ड्रॉप आउट एजुकेशन है, जो अपनी शिक्षा को क्या होते हैं, छोड़ चुके होते हैं और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, यानी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, प्रकार के उद्योग संबंधित, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये जो हमारे मशरूम उद्योग, ये सब को उनके बारे में क्या होना, ट्रेनिंग देना उनको, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सके। और ये इसके लिए जो है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, इसके लिए मुख्य रूप से जो अहम रोल अदा कर रहे हैं प्रकार के NGOs हैं, हमारी UGC है, UGC के द्वारा जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज उसमें सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के माध्यम से वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हमारे हो गए लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, प्रौढ़ शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं, जो ये प्रोग्राम चलाए गए थे उस पर क्या मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है, जिसमें भी आपको बताया। लाइफ लिटरेसी, फंक्शनलिटी और अवेयरनेस 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? 5 मई 1988 में आया। और ये हमारे प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य हैं जो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे मुख्य फोकस एडल्ट को दिया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग से जिससे अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके। ये हमारा टॉपिक हो गया। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है और स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने 1880 में, लॉर्ड रिपन ने 1884 से 84 के बीच में इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की बात कही थी
कि स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जैसे हमारा एक इनको बोर्ड दे दिया जाए, यानी जैसे जिला स्तर पर है उनको एक मतलब कि ज्ञान आय के अर्जन करने का माध्यम दे दिया जाए और अपने हर चीज़ को वो क्या करें, सही तरीके से मैनेज करें। जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, वैसे हमारे जिला लेवल पर होना चाहिए, यानी वहाँ पर भी मैनेजमेंट सही तरीके से जिस तरह से हमारे राज्य और जिले पर होते हैं। तो यानी स्थानीय स्वशासन की जो नींव रखने की शुरुआत लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की बात कही थी और ये 1880 से 1884 के बीच में ये बातें कही थी। और अनोवा हमने पूछा था, अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी हमारे वेरिएंस का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और ये नॉन पैरामेट्रिक जो होता है, और इस नॉन पैरामेट्रिक को एनालिसिस करने का काम करते हैं। और कहने का मतलब हमारे नॉन पैरामेट्रिक ये अनोवा होता है और इसकी जो खोज किया था फिशर ने किया था। किसने किया था? फिशर ने किया था। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आज आपके लिए क्वेश्चन है से स्टेट से है, क्या है? जेड, टी और एफ, ये तीनों टेस्ट किसके अंतर्गत आते हैं? ये तीनों अलग अलग हैं, ये आपको बताना है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट किस पैरामेट्रिक में आते हैं, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक, ये आपको बताना है। तो ये आप क्वेश्चन आप हमें देख मतलब कि इसको खोज करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में इसका हमें आंसर अवश्य दें। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और जो तैयारी जो कर रहे हैं घर बैठे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये हमारी वीडियो है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।